में इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हुए थे। ठीक है, आइए तेजी से सभी लोग जुड़ जाइए। तो बात हम लोग कर रहे थे किसके बारे में साथियों? खनिज के बारे में हमारी बात हो रही थी, मिनरल। और मैंने इसमें कोबाल्ट तक आप लोगों से बात की हुई थी। ठीक है, हाँ कोबाल्ट तक हम लोग पहुंच गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला मिनरल जो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे किसके बारे में साथियों? कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम खनिज होता है साथियों, इस कैल्शियम खनिज का हमारे शरीर के अंतर्गत क्या रोल हो जाता है? तो देखो, कैल्शियम जो होता है ये हमारे हड्डियों तथा दांतों का दीर्घ घटक होता है। यानी हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिस खनिज की जरूरत होती है, ये खनिज कौन सा होता है साथियों? कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह हमारे हड्डियों तथा दांतों का दीर्घ घटक होता है। यह हमारे हड्डियों तथा दांतों का दांतों का दीर्घ घटक होता है। ठीक है, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बोन्स एंड टेथ। मुख्य भूमिका जो होती है इसकी कहां पर हो जाती है साथियों? हड्डियों तथा दांतों को बनाने में इसकी मुख्य भूमिका जो हो जाती है, यह हमें साथियों देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों की, और इसके साथ यह जो होता है साथियों हमारे पास कौन सा कार्य करता है? तो ये जो होता है हमारे जो हो जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में ये काम करता है साथियों। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में यह काम करता है। आपके हृदय के फंक्शन में जो हृदय कायिकी होती है उसके अंतर्गत यह मदद करता है। इवन बात करोगे जो आपके मसल्स हैं, पेशियों के संकुचन है, उस पेशियों के संकुचन में भी यह क्या होता है? सहायक होता है साथियों। ओके, तो यह चीज भी ध्यान में आपको रख लेना है। ठीक है, यह रुधिर स्कंदन स्कंदन पेशियों के संकुचन पेशियों के संकुचन तथा हृदय कार्यकी के लिए आवश्यक है। ठीक है, के लिए आवश्यक है। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर या इट इज इंसेंशियल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट फंक्शन। तो इन सारे कार्यों को भी क्या करता है? सुचारू रूप से चलाने में कैल्शियम जो होता है, इस कैल्शियम की अग्रिम जो होती है ये हमारे पास भूमिका होती है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है साथियों? ये इनकी भूमिका हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें साथियों कि ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की खासियत ये हो जाती है साथियों कि कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है, ये अगर हम लोग बच्चों के अंदर बात करें, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज से चलते हैं, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनमें कैल्शियम की क्या हो जाती है साथियों? अधिक मात्रा चाहिए होती है एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका शरीर निर्माण की प्रक्रिया से होता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि प्रारंभ में जो होता है हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती है। वयस्कावस्था में आते आते हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? हड्डियों की संख्या जो हो जाती है साथियों ये 206 हो जाती है। तो हड्डियां आपस में मिलती है, हड्डियां आपस में क्या करती है? एक दूसरे से साथियों
मिलती है, तो यहाँ पर हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्यान में ये रख लेना है कि यह जो हो जाता है, आपको बताया मैं कि क्या कर रहा हुआ है, इसकी आवश्यकता आवश्यकता बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में अधिक होती है, महिलाओं में अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन more amount in children and pregnant pregnant women pregnant women तो है। तो इनके अंतर्गत क्या हो जाती है, इसकी आवश्यकता जो होती है ये हमें अधिक देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि साथियों, ये जो हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है, ये जो हमारे पास कैल्शियम है, इस कैल्शियम के संदर्भ में अगर बात करें साथियों कि ये कैल्शियम जो हो जाता है, अगर इस कैल्शियम की कमी हो जाए तो किस तरह का रोग देखने को मिलेगा, तो हड्डियों से संबंधित रोग देखने को मिलेगा साथियों। हड्डियों के रोग जैसे कि विटामिन डी वाले में भी हमने पढ़ा था रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, तो इस तरह के रोग जो होते हैं, इस तरह के रोग हमें देखने को मिलते हैं साथियों। तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। इट्स डिफिशियंसी causes और रिकेट्स डिजीज। अब बात करें कि ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम के स्रोत क्या है, ठीक है। कैल्शियम जो है ये, इसके स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसके स्रोत के बारे में हम लोग अगर बात करें कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से यह मिलता है, ठीक है, इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसके सोर्सेस के ऊपर बात करें कि जिन भोज्य पदार्थों में से हमें कैल्शियम जो होती है वह प्राप्त हो जाती है साथियों, तो अगर बात करते हैं दूध है, हरी सब्जियां हैं, चना है, मछली है, ये सारे जो हैं इसके एब्यूडेंट सोर्स है। दूध हो गया, ठीक है, चना हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई आपके पास, ठीक है, चना हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मछली हो गया, मछली फिश हो गया। तो इस तरह के जो सोर्सेस हो जाते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं साथियों, मेजर सोर्स हो जाते हैं, किसके, कैल्शियम के क्या हो जाते हैं हमारे पास, मेजर सोर्स हो जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी है, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। ये जल्दीबाजी में इस तरीके से लिखा जाता है, कैल्शियम, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमने बात किसके संदर्भ में कर लिया साथियों, कैल्शियम के बारे में हमने बात कर लिया कि दांतों और हड्डियों के निर्माण में ये जो होता है साथियों मदद करता है, ठीक है। कार्य क्या हो जाता है, ये ब्लड का क्लॉट बनाने में मदद करता है, ठीक है। पेशियों के संकुचन में, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करता है साथियों। हृदय कार्य की, यानी हृदय के वेल हिसाब से फंक्शन करने में भी इसका रोल हो जाता है। इसकी आवश्यकता जो होती है बच्चों और गर्भवती महिलाओं में अधिक होती है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हमें देखने को मिलता है। और इसके स्रोत जो हैं ये हमने कुछ दूध, चना, हरी सब्जियां, मछली, इस तरह के पदार्थ जो होते हैं, इन सभी पदार्थों के से हमें क्या हो जाता है, इसके बारे में इसकी प्राप्ति हो जाती है साथियों। ओके, चलिए, तो ये हमने बात कर लिया किसके विषय में साथियों, कैल्शियम के विषय में हमने बात कर लिया, ठीक है।
अब बात करता हूं आपसे किसके बारे में, आयोडीन के बारे में साथियों। अगला जो हमने लिया खनिज, ये ले लिया आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। अब ये जो आयोडीन खनिज हो जाता है, इसका रोल क्या हो जाता है, ये जो आपकी गला, आपके जो गले होती है, इस गले के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को कहा जाता है थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि जो होती है साथियों, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाती है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ये आपके शरीर के अंतर्गत क्या करता है, कई सारी प्रक्रियाओं, जैसे आपके बालों और नाखूनों की वृद्धि में सहायक होता है, आपके शरीर के अंदर जल की मात्रा का संचय करने में मदद करता है, शरीर के अंतर्गत जो हो जाता है आयोडीन के लेवल को बनाकर रखता है। तो अगर आयोडीन की कमी होगी तो इस स्थिति में जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विशेष रूप से अगर हम बात करें कि यह खनिज जो होता है, यह खनिज क्या काम करता है, तो ये हमारी जो अवटु ग्रंथि, जो गले में अवटु, जिसको हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रावन में मदद करता है। ठीक है, स्कंदन का मतलब क्या होता है, स्कंदन का मतलब जमाना होता है, क्लॉटिंग होता है। ठीक है, जमाना होता है, रक्त को जमाना। ठीक है, ओके। तो ये बात हम लोग बात कर रहे थे। तो यह क्या कर रहा है, यह थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रावन में सहायक होता है। यह थायराइड ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रावन में सहायक होता है, स्त्रावन में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। इट हेल्प्स इन secretion of thyroxine hormone from thyroid gland। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन में यह क्या करता है साथियों, मदद करता है, जो कि आपके पास कौन सा खनिज है, आयोडीन है साथियों। अब ये जो आयोडीन हो जाता है साथियों, पढ़ा होगा आपने कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, ये थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसमें सूजन आ जाती है, ये बाहर की तरफ निकल जाती है, जिस बीमारी को आप लोग गलकंड के नाम से जानते हो या घेंघा बोलते हो, ग्वाइटर बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। तो ग्वाइटर डिजीज होती है। ठीक है, इसकी कमी से इसकी कमी से गलकंड अथवा घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज ग्वाइटर डिजीज। ठीक है, घेंघा रोग जो होता है यह हमें देखने को मिलता है। बात करें कि ये जो आयोडीन है साथियों, इस आयोडीन के स्रोत क्या क्या है, किस तरह के भोज्य पदार्थ से यह आपको मिलता है साथियों। तो आपको पता है साथियों कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है, इस नमक से साथियों आपको आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो अगर इसके स्रोतों के ऊपर बात करें कि किन सारी चीजों से यह हमें प्राप्त हो रहा है, तो एक तो नमक हो गया आपके पास। ठीक है, साल्ट हो गया साथियों। ठीक है, मछली हो गई, मछली हो गई, फिश हो गया, या फिर दूसरे जो समुद्र से मिलने वाले उत्पाद हैं, जैसे मान के चल लीजिए कि हमारे पास क्रैब हो गया, स्नेल हो गया, इन सबको भी खाया जाता है। ठीक है, तो क्रैब हो गया, केकड़ा हो गया या स्नेल हो गया, इन सबको भी
खाया जाता है कई सारे क्षेत्रों में, तो इनसे भी क्या हो जाता है, हमारे को आयोडीन मिलता है। तो इनको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समुद्री भोजन, सी फूड लिख दिया, सी फूड। अच्छा अच्छा, तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली साथियों, आयोडीन के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट जिस खनिज की मैं बात कर रहा हूं आपसे ये है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। फास्फोरस, देखो ये जो फास्फोरस होता है साथियों, ये भी हमारे पास हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है। मतलब कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस जो होता है, ये फास्फोरस भी आपके हड्डियों और दांतों के निर्माण में साथियों मदद करता है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हमारी हड्डियां जो होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट से कौन सा आ गया, फास्फोरस आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है आपके पास हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है, ठीक है। यह हमारे हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। यह हमारे हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। कैल्शियम कैल्शियम के साथ पाया जाता है। इट इज फाउंड इन आवर बोन्स एंड टेथ विद कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ यह जो होता है यह हमारे पास साथियों देखने को मिलता है, ओके। अब बात करें कि ये जो हमारे पास फास्फोरस है साथियों, और फास्फोरस किस चीज को बनाता है, तो ध्यान में रखा करो कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये न्यूक्लिक अम्ल को बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए के निर्माण में इसका योगदान हो जाता है। साथ ही आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो उसका क्या हो जाता है साथियों, उसका भी यह घटक होता है, ठीक है। तो यह न्यूक्लिक अम्ल तथा एटीपी का घटक होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, तथा एटीपी का घटक होता है। एटीपी का घटक होता है, ठीक है। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एटीपी, ठीक है। तो एटीपी को बनाने में या न्यूक्लिक अम्ल को बनाने में इसका क्या हो जाता है साथियों, इसका रोल होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, इसका रोल हो जाता है साथियों, ठीक है। अब बात करें साथियों कि अगर इसकी कमी हो तो इसकी कमी से क्या हमें देखने को मिलता है, तो इसकी कमी जो होती है ये शरीर के अंदर उपापाच्य प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है। इसकी कमी जो होती है ये शरीर के अंदर उपापाच्य प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसकी कमी इसकी कमी उपापचय प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है। इट्स डिफिशियंसी
डिफिशियंसी अफेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, जिसकी कमी जो हो जाती है यह क्या हो जाती है? एटीपी का मतलब ऊर्जा होता है भैया मेरे, पहली बार सुने हुए हो इसका नाम? इससे पहले नहीं। एटीपी क्या हो जाता है? एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। अगर इस एटीपी का फुल फॉर्म हम लोग बात करें तो इसको बोला जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह क्या होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। एटीपी का मतलब क्या हो गया? यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये ऊर्जा की इकाई है। ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर इसकी कमी होगी तो उपापाच्य प्रक्रिया जो होती है, ये शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्ट होती है। अब बात करें साथियों कि इसके स्रोत हमारे पास क्या है, किन किन भोज्य पदार्थों से यह मिल जाता है हमारे पास? तो साथियों पनीर है, अंडे है, मूंगफली है, ठीक है, सब्जियां हैं, इस तरीके से जो है ये इसके स्रोत है। ठीक है, अगर हम बात करें स्रोत की, पनीर हो गया, अंडे हो गए, मूंगफली हो गई, ग्राउंडनट हो गया, सब्जियां हो गई, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया। ओके, तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास? इसका स्रोत हो जाता है। ठीक है, तीसरी स्लाइड है भाई, ये तीसरी स्लाइड है। लेट से आओगे और फिर स्लाइड नंबर पूछोगे। तीसरी स्लाइड है ये। ओके, और कुछ? अब चलो आगे बात करते हैं किसके बारे में साथियों? अगला जो आप लोगों से मैं जिस खनिज के बारे में बात कर रहा हूं, ये खनिज है आयरन। आयरन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आयरन जो होता है ये मुख्य रूप से साथियों हमारे शरीर के अंदर रक्त को बनाता है। रक्त के अंदर यह किसका घटक होता है साथियों? ये जो हो जाता है साथियों, ये आपके पास घटक होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, किसका घटक होता है? हीमोग्लोबिन का घटक होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का यह निर्माण करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है हीमोग्लोबिन मतलब रक्त, आरबीसी। ठीक है, तो यह हीमोग्लोबिन का घटक होता है। यह हीमोग्लोबिन का घटक होता है, घटक होता है। इट इज अ component of हीमो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? आरबीसी का घटक हो जाता है। ठीक है, आरबीसी का घटक हो जाता है। ठीक है, सर कौन सी वेजिटेबल? हरी सब्जियां भैया। ठीक है, अब पूछ लीजिए कौन सी हरी सब्जियां? ठीक है, हरी सब्जियां हो जाती है, हीमोग्लोबिन का घटक हो जाता है। और हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? आरबीसी का घटक हो जाता है साथियों। आरबीसी किसका कंपोनेंट होता है? रक्त का कंपोनेंट होता है। तो यह हीमोग्लोबिन को बनाता है, और हीमोग्लोबिन ही वह पदार्थ हो जाता है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को क्या करता है? एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाता है। तो अगर आपके शरीर के अंतर्गत आयरन की कमी होती है तो आपके शरीर में रक्त की कमी होगी, और रक्त की कमी वाले रोग को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है।
its deficiency causes its deficiency causes anemia disease। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ओके, अब जो हो जाता है ये आयरन के विषय में अगर हम लोग बात करें साथियों, तो एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी आवश्यकता जो होती है साथियों, इसकी आवश्यकता पुरुषों से अपेक्षा महिलाओं में इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। रीजन है कि महिलाओं में बायोलॉजिकल फैक्टर पाया जाता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है, या सामान्य भाषा में जिसको पीरियड्स की घटना कहते हैं। तो पीरियड्स की प्रक्रिया महिलाओं में पाई जाती है, तो महिलाओं में पीरियड्स की प्रक्रिया के कारण उनमें क्या होता है? ब्लड लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, रक्तस्राव ज्यादा होगा पीरियड्स की प्रक्रिया में। तो इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं में आयरन की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसीलिए आप लोग देखोगे तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है, जैसे मिड डे मील आपने देखा हुआ होगा। उसी के साथ आप लोग देखोगे सरकारी स्कूल में जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो कि प्यूबर्टी स्टेज, यौनारंभ वाले स्टेज से होकर गुजर रही हैं, उनको आयरन की गोलियां भी, आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती है। ठीक है, खून की कमी को रोकने के लिए। तो इसकी आवश्यकता महिलाओं में अधिक होती है। इसकी आवश्यकता महिलाओं में अधिक होती है। महिलाओं में अधिक होती है। इट इज रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट इन फीमेल्स। ठीक है, तो महिलाओं में इसकी आवश्यकता क्या हो गई? अधिक हो गई। अब बात करते हैं कि इसके हमारे पास स्रोत क्या है। आयरन के हमारे पास साथियों स्रोत क्या है? तो आयरन के स्रोतों के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके सबसे अच्छे स्रोत हमारे पास क्या मान के चले जाते हैं? जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं साथियों, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग वाली सब्जियां, जैसे पालक की बात करते हैं, मेथी की बात करते हैं, तो ये सारे जो होते हैं इसके काफी एब्यूडेंट सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ध्यान में रखिएगा। तो स्रोत में अगर हम लोग बात करें, सोर्सेस में, तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक हो गया हमारे पास, स्पिनच, मेथी हो गया, एटसेट्रा। तो इस तरह के जो आपके पास स्रोत होते हैं ये आपके पास ध्यान में रखा कीजिए कि ये आपके पास आयरन के काफी जो हो जाते हैं साथियों, आपके पास एब्यूडेंट सोर्स होते हैं। ठीक है, आयरन के क्या हो जाते हैं? एब्यूडेंट सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? खनिजों के विषय में बात कर रहे हुए थे। ठीक है, कि प्रमुख खनिज हमारे पास कौन कौन से हैं और किन किन खनिजों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक और खनिज को देखते हैं, बात करते हैं किसके बारे में? फ्लोरीन के विषय में बात करते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। अब ये जो फ्लोरीन होता है साथियों, ये फ्लोरीन किसका घटक होता है? अगर फ्लोरीन के विषय में हम लोग बात करें तो यह देखो, जो हमारे पास हमारे दांतों के निर्माण में इसका होता है, खास करके दांतों का जो इनामल होता है साथियों, जो इनामल होता है उस इनामल का यह क्या होता है? घटक होता है, इनामल को
बनाता है साथियों, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि यह हमारे दांतों का घटक है, ठीक है। यह हमारे दांतों, और दांतों में भी किसकी बात कर रहा हूं, इनामल की बात कर रहा हूं, इनामल का घटक होता है। इट इज अ component of our teeth, that is enamel। और क्या करता है, ये जो आपके दांत होते हैं उन दांतों को गिरने से बचाता है, मतलब दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो कहते हैं कि यह दंत क्षरण जो होता है, ये दंत क्षरण को नियमित करता है, ठीक है। यह दंत क्षरण को नियमित करता है, यह दंत क्षरण को नियमित करता है, दंत क्षरण को नियमित करता है। इट रेगुलेट्स टीथ डीके, ठीक है। जनरली आप लोग देखोगे, इसीलिए जो टूथपेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं, टूथपेस्ट में अगर आप लोग देखोगे तो टूथपेस्ट के अंतर्गत क्या हो जाएगा साथियों, टूथपेस्ट के अंतर्गत फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आप उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़िएगा, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या हो जाता है, फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन हमें देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। क्योंकि अब बात करते हैं हम लोग कि जो हो जाता है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, तो इसकी अधिक मात्रा जो होती है वो दांतों और हड्डियों के लिए खतरनाक होती है, और इस बीमारी को फ्लोरेसिस कहा जाता है, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो फ्लोरेसिस बीमारी जो होती है यह हमें देखने को मिलती है। इसकी मात्रा अधिक हो जाने से फ्लोरेसिस बीमारी होती है, ठीक है। इट्स excess amount in our body causes fluorosis, फ्लोरेसिस डिजीज, ठीक है। तो फ्लोरेसिस बीमारी जो होती है यह हमें साथियों देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करें साथियों कि इसके लिए हमारे पास स्रोत क्या हो जाते हैं फ्लोरीन के लिए, तो देखो ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर आपको एब्यूडेंट अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर देखने को मिल जाएगा, पेयजल के अंदर देखने को मिल जाएगा, मिल्क के अंदर मिल जाता है, समुद्री भोजन के अंदर मिल जाता है साथियों, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके कुछ स्रोत हो जाते हैं। तो अगर इसके स्रोतों के बारे में आप बात कीजिएगा, सोर्सेस के विषय में बात कीजिएगा, सोर्सेस के विषय में बात कीजिएगा, तो आपके पास दूध हो गया, मिल्क हो गया, पेयजल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, समुद्री भोजन हो गया, सी फूड हो गया, एटसेट्रा। और इन सभी के अंतर्गत जो हो जाता है फ्लोरीन जो होता है यह हमें साथियों देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है साथियों। तो यहाँ पर आकर हमारे पास जितने भी खनिज हैं उन सभी खनिजों के विषय में हमने बात कर लिया। तो हमने साथियों यहाँ पर जो था हमने अपने कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में बात कर लिया था, हमने प्रोटीन के विषय में बात कर लिया साथियों, हमने वसा के बारे में बात कर लिया,
हमने विटामिन के बारे में बात कर लिया, हमने खनिज के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं किसके संदर्भ में, थोड़ी सी बात हम लोग रफेज के बारे में करेंगे और रुक्षांश के बारे में करेंगे, या जिसको रेशे भी कहते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रुक्षांश या रेशे, ठीक है। इसको कई बार में आप लोग फाइबर के नाम से भी जानते हो, रफेज और फाइबर, ठीक है। रफेज या फिर रेशो के नाम से आप लोग इसको जानते हो, रुक्षांश के विषय में आप लोग बात करते हो, ठीक है। इसके विषय में कई बार आप लोगों से सवाल बना दिया जाता है, कई बार आप लोग देखोगे तो इसको, ये जो रफेज होता है, इस रफेज को साथियों क्या कर देता है, मोटा चारा भी जो होता है, ये मोटा चारा भी जो होता है नाम लिख के दे दिया जाता है, मोटा चारा भी इसको बोल दिया जाता है, मोटा चारा। तो देखो, सबसे पहले तो यह ध्यान में ये रखा कर लो कि रफेज जो है ये आपके भोजन का अवयव है, लेकिन इससे आपके शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। आपके शरीर को किसी भी तरह का पोषक तत्व नहीं मिलता है। फिर बात कहोगे कि सर ये शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये शरीर के लिए जो उपापाच्य प्रक्रिया होती है उसमें मदद कर देता है। साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंस बनते हैं, जो अनवांटेड, जैसे मान के चल लीजिए अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, अपचित भोजन हो गया, तो उन सबको शरीर से बाहर निकालने में रेशे जो होते हैं, ये रेशे मदद करते हैं साथियों। रेशे जो होते हैं ये मदद करते हैं, इसीलिए इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपसे पोषक तत्व पूछा जाएगा कि रुक्षांश से, रेशों से या मोटे चारों से कौन सा पोषक तत्व मिलता है, तो इनसे पोषक तत्व नहीं मिलता है। और एक चीज महत्वपूर्ण बात जो हमेशा सवाल बनाई जाती है कि आपसे पूछा जाता है कि रेशों का पाचन किस तरीके से आपके शरीर में होता है। जैसे आपने कहा था कि सर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा शरीर ग्लूकोज के रूप में करता है। प्रोटीन को आपने कहा था कि सर प्रोटीन का पाचन हमारा शरीर जो होता है वो अमीनो अम्ल के रूप में करता है। वसा को आपने कहा था कि सर वसा का पाचन जो होता है हमारा शरीर जो होता है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में करता है। उस तरीके से जो रेशे होते हैं, इस रेशे का पाचन आपके शरीर में नहीं होता है, क्योंकि रेशों के पाचन करने के लिए ये, चूंकि रेशे में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए सेल्यूलेस एंजाइम जो होता है वो सेल्यूलेस एंजाइम चाहिए होता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर सेल्यूलेस एंजाइम नहीं बनता है, तो फिर इनका पाचन कैसे होता है? तो हमारी जो आंतें होती है, हमारा जो आंत होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, हमारे आंतों के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, रेशों को तोड़ते हैं या मोटे अनाजों को तोड़ते हैं और इनको रेशों में बदलते हैं। तो ये दो तीन बातें हैं जिसको मुख्य रूप से क्या किया जाता है साथियों, सवाल के अंतर्गत जो होता है वो बनाया जाता है। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कि यह क्या है, ये भोजन में उपस्थित रेशेदार पदार्थ हैं। यह भोजन में उपस्थित रेशेदार पदार्थ हैं जिनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, जिनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। शरीर में नहीं होता है, ठीक है। दे आर फाइब्रस मटेरियल, दे आर फाइब्रस मटेरियल present in our food. There is no digestion, no digestion of roughage takes place in our body.
takes place in our body. तो हमारे शरीर के अंतर्गत इनका जो होता है साथियों पाचन नहीं हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे बात करें तो फिर जब पाचन नहीं होता है इसका मतलब कि क्या हो गया कि इनसे कोई पोषक पदार्थ हमें नहीं मिलेगा, तो ये हमारे शरीर के वृद्धि में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान में रखिए। ये हमारे शरीर के वृद्धि में भाग नहीं लेते हैं, ये हमारे शरीर के वृद्धि में भाग नहीं लेते हैं, वृद्धि में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट्स, they do not participates in growth of our body, growth of our body, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि में साथियों भाग नहीं लेते हैं, ओके। और इनके विषय में बात करें साथियों, रेशो के विषय में और थोड़ी सी बात करें तो मैंने आपको कहा कि अगर पूछा जाता है कि इनको तोड़ा किसके द्वारा जाता है, तो आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा इनको तोड़ा जाता है, ठीक है। इन्हें हमारे आंतों में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। They are broken by the bacteria present in our intestine, ठीक है। तो हमारे आंतों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनको ये तोड़ते हैं। बैक्टीरिया का नाम जानना चाहते हो तो अलग से लिख सकते हो, ये बैक्टीरिया कौन सा है, एस्कैरिया कोली है। आप शॉर्ट में इस जीवाणु का नाम लिख लो, ई कोली या इकोलाई, ई कोली या इकोलाई भी इसको बोलते हैं, एस्कीरिया कोलाई, ठीक है। ये वो जीवाणु है जो जीवाणु क्या करता है, रेशों को तोड़ता है। अब बात करें कि हमारे शरीर के अंदर कर क्या रहे हैं, तो शरीर के अंतर्गत जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनके निष्कासन में और शरीर के अंदर जल की मात्रा के संचय में, जल की मात्रा को नियमित रेगुलेट करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं साथियों, ठीक है। ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियमित करते हैं, नियमित करते हैं तथा अपचित भोजन तथा अपचित भोजन एवं व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में आवश्यक होते हैं, निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाता है, काम हो जाता है रेशो का, ठीक है, ओके। दे रेगुलेट अमाउंट ऑफ water in our body
body and they help in removing undigested food and waste material from our body, from our body। ठीक है, तो इनके निष्कर्षण में या क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं। ठीक है, ओके। सर नोट्स कब मिलेगा? कौन सा नोट्स आप ढूंढ रही हैं? किस नोट्स को मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको नोट्स दिया जाएगा? कौन सा नोट्स आप ढूंढ रही हैं, बताइए जरा खुल के। साइंस का यही नोट्स है जो आप बना रहे हुए हो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त साइंस का आपके पास कोई नोट्स नहीं है। ठीक है, और कौन सा नोट्स है बताइए? और कोई विशेष नोट्स के बारे में आपसे बात की गई है क्या? ओके, तो ये सारे काम हो गए। अब बात करें कि ये जो रेशे होते हैं साथियों, इस रेशों के स्रोत क्या है? किस तरह के भोज्य पदार्थों से जो हो जाते हैं, हमें रेशे जो होते हैं साथियों प्राप्त होते हैं। रेशों के हमारे पास स्रोत क्या हो जाते हैं? ठीक है, तो देखो मोटे अनाज जो होते हैं, इन मोटे अनाजों से यह पाया जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग बात करते हैं तो सलाद हो गया, सब्जियां हो गई, इन सभी चीजों में यह पाया जाता है। तो अगर इसके स्रोत के बारे में बात करें कि इसके स्रोत हमारे पास क्या क्या है, सोर्सेस के बारे में बात करें। ठीक है, सोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे पास हो गए मोटे अनाज हो गए साथियों। ठीक है, हमारे पास मोटे अनाज हो गए। ठीक है, सीरियल्स हो गए, सब्जियां हो गई। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, सलाद हो गया, सलाद हो गया। ठीक है, सैलड हो गया। अनाज के छिलके हो गए, अनाज तथा सब्जियों के छिलके। ठीक है, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड कॉर्न। ठीक है, तो इन सब के ये जो होता है आपके पास स्रोत हो जाते हैं साथियों। जो भी मोटे अनाज है, ज्वार बाजरा के बारे में आप बात करते हो, रागी के बारे में बात करते हो, तो ये सब क्या हो जाते हैं साथियों, ये सब आपके पास स्रोत हो जाते हैं साथियों। किसके? आपके परोक्षांश के या रेशों के स्रोत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमारे शरीर को किसी चीज की आवश्यकता है तो वह क्या है साथियों, वो हमारे पास है जल। इसके अतिरिक्त अगर हमारे किसी शरीर को आवश्यकता है तो वह किसकी आवश्यकता है? जल की। वैसे जल देखे तो जल से भी आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान में रखिएगा। जल जो होता है, इस जल से भी शरीर को किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, बाकी लेकिन बाकी सभी पदार्थों को पचाने के लिए, बाकी सभी पदार्थों को तोड़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जल जो है ये एक महत्वपूर्ण क्या है, आपके शरीर का कंपोनेंट है। तो आप कहते हैं कि मानव शरीर का लगभग 60 से 80% भाग क्या होता है? जल होता है। ठीक है, जिसको आप लोग एवरेज निकाल के 70% कहते हो, तो 60 से 80% भाग तक जो होता है वह जल होता है। ठीक है, मानव शरीर का 60 से 80% भाग जल होता है, जल होता है। ठीक है, वाटर इज अबाउट 60 to 80% ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारे शरीर का 60 से 80% भाग जो हो जाता है साथियों, यह किससे मिलकर बना हुआ होता है? जल से मिलकर बना हुआ होता है साथियों। ओके, अब बात करें कि जल करता क्या है, तो जल जो हो जाता है ये हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थ को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि जल जो होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सारे भोज्य पदार्थ जल के द्वारा क्या होते हैं? तोड़े जाते हैं और फिर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में
चेंज होते हैं। अब ये जो जल होता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, जो अतिरिक्त जल होता है उस अतिरिक्त जल को पसीने के माध्यम से वाष्पोत्सर्जित करता है, और वाष्पोत्सर्जित करके क्या करता है, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल बनाकर रखता है साथियों। तो अगेन ये इसका फंक्शन हो जाएगा कि यह पसीना तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह पसीना तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमने कहा इट कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर with the help of sweating and evaporation। स्वेटिंग और इवापोरेशन के द्वारा यह क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है साथियों, आपके पास कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और यह क्या करता है, जो पाचन की हम लोग बात करते हैं, डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, एक्सक्रिएशन में मदद करता है। ठीक है, यह पाचन, स्थानांतरण तथा उत्सर्जन में सहायक होता है, उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, it helps in digestion, transportation and excretion। तो इन सारी प्रक्रियाओं में क्या करता है, जल मदद करता है। और बाकी ध्यान में रखिएगा, जल जो होता है वो साथियों, जल से आपके शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि एक गिलास जल से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी, 0 कैलोरी। ठीक है, ये केवल आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के मीडियम को बनाकर रखता है साथियों। ठीक है, तो जल से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जल से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, नहीं होती। We didn't get any kind of energy from water। ठीक है, तो ये जो था साथियों, ये हमारे पास यूनिट कौन थी, भोजन की यूनिट थी, जिसको भोजन के नाम से कुछ पुस्तकों में लिख दिया जाता है, कुछ पुस्तकों में इसको पोषक तत्व के नाम से लिख दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स के नाम से लिख दिया जाता है। तो यहां पर आकर ध्यान में ये रखा कीजिए, सर डेली कितना पानी पीना चाहिए। रिक्वायरमेंट की बात तो की जाती है कि 5 से 6 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। ठीक है, अगर बात किया जाए कि डेली जो होता है यह कितना जल कंजप्शन करना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखा कीजिए। यहाँ पर आकर जो है मैंने आप लोगों की पूरी ये यूनिट जो है वो पूरी यूनिट खत्म कर दी हुई है। ठीक है,
अब आप में से आपने किसी क्लास को मिस किया है, छोड़ा है, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से बात बता दूं कि मैंने आपको इसमें से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया, प्रोटीन के बारे में पढ़ाया, फैट के बारे में पढ़ाया, खनिजों के बारे में पढ़ाया, विटामिन्स के विषय में पढ़ाया, मिनरल्स के विषय में पढ़ाया, रुक्षांश पढ़ा दिया, जल पढ़ा दिया। तो ये पूरी यूनिट जो है, ये पूरी यूनिट क्या है, आपके पास खत्म है। रही बात, तो मैं कल की क्लास में इस पूरे यूनिट से यानी फूड और न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपसे सवाल बनेगा, नहीं पढ़े होंगे तो सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो मैं कल जो हो जाएगा इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को, इसके साथ के क्वेश्चंस जो भी पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न जो है आप लोगों को करा दूंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं एक यूनिट को खत्म करूंगा, तो उस यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूंगा। तो कल इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में।